हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। ये है पार्ट 8। अपन ने लास्ट लेक्चर जो पार्ट 7 था उसमें अपन ने क्या कवर करा, उसमें अपन जाना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 से 100 तक कवर किया। अब अपन देखते हैं उसके कुछ फोर्सेस कि अगर डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लग दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा और कैसे लगता है। ठीक है, उसके बारे में जानने वाला है। उसके ऊपर अपने थीटा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस एंगल पे कितना कितना टॉर्क लग सकता है। ठीक है, ये थीटा के साथ कैसे वेरी करता है वो जानने वाले हैं। ठीक है, और इसके कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ 5 केस लिखे, अपन 5 केस एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं कि टॉर्क को जब अपन यूनिफॉर्म डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें अपने कितना टॉर्क लगता है। मतलब कहने का मतलब है डाइपोल को जब अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये अपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक है। ठीक है, ये आपकी यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पहचानना है। इक्वी डिस्टेंस होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है और ये पैरेलल है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान है। इसमें अपन ने डाइपोल रख दिया। ठीक है, डाइपोल रख दिया। अब अपन को पता है कि डाइपोल इंडिविजुअल चार्ज है। डाइपोल मतलब दो पोल। ठीक है, दोनों की पोलैरिटी अलग होगी लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, पोलैरिटी अलग होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। तो ये अपन ने डाइपोल रखा। ठीक है, इसको आप मान लो पॉजिटिव चार्ज और इस कोने को मान लो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो है तो ये डाइपोल लेकिन इंडिविजुअल चार्ज की तरह भी बिहेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो पोल है। तो जब पॉजिटिव चार्ज पर अपन को पता है फोर्स लगता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो कितना लगता है, क्यू ई फोर्स लगता है। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाते हुए। ठीक है, तो क्यू ई आगे की तरफ लगा और नेगेटिव पे लगता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट की तरफ लगता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल रही है तो आपका जो चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, जो अगर आपका नेगेटिव चार्ज हो तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये मैंने आपको बताया। तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। कुल मिला के ये सेंटर ऑफ द एक्सिस पे रोटेट करना चाहेगा, यानी एक्सिस की सेंटर पे जो डाइपोल की एक्सिस की सेंटर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन उस पे रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक हिस्से पर फोर्स आगे लग रहा है, एक पे पीछे लग रहा है। ठीक है, एक हिस्से में फोर्स आगे लग रहा है, एक पे पीछे लग रहा है। तो ये रोटेट करना चाहेगा ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इस एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है प्लेन सेंटर ऑफ मास जहां लाई करेगा। ठीक है, इस एक्सिस पे रोटेट करना चाहेगा। अब अपन देखते हैं, अपन को इतना पता है डाइपोल का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू इट्स क्या बॉन्ड लेंथ। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर किया। अब देखते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे मार्कर है, इसको आप डंबल मानो। ठीक है, मैंने डंबल पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये मैंने डंबल पकड़ रखा है। अब मैं इसको जब कर्ल करना चाहूंगा मेरे हाथ पे टॉर्क लगेगा। क्यों? फोर्स लग रहा है इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो मेरी बॉडी है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे से फोर्स लग रहा है। डंबल पे फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे यहां लग रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स क्या लग रहा है? mg। फोर्स लग रहा है mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? मेरा हैंड है r मान लो इसको, तो mgr इसका फॉर्मूला बना। वैसे ही यहाँ पे अपन कैसे डिराइव करता है, फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ फोर्स क्या लग रहा है? qe लग रहा है। एक पे एक चार्ज पे लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है? qe लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? जब इसका 2a का कंपोनेंट लोगे इस साइड में तो ये 2a sin थीटा बनेगा और 2a का कंपोनेंट ऊपर बनेगा तो 2a cos थीटा बनेगा। अपन को परपेंडिकुलर फैक्टर लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, इसलिए 2a इधर आके बन जाएगा 2a sin थीटा, यानी 2a का इधर की परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका 2a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? 2a sin थीटा। अब अपन को पता है q into 2a क्या होगा? आपका डाइपोल होगा, यानी p जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इनटू इट्स बॉन्ड लेंथ। इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है, चार्ज यानी q into its bond length 2a। तो ये आपका बनेगा pe sin थीटा। ये मेन फार्मूला है आपका टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू pe sin थीटा इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के लिए, डाइपोल के लिए। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो वहां pe की जगह mb हो जाता है। ठीक है, pe की जगह mb हो जाता है। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, b वहां क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। e यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E आपके जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? टॉर्क इक्वल टू pe sin थीटा। ये मेन फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि एज अ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e। ठीक है, डायरेक्शन भी बता सकता है, p क्रॉस e की डायरेक्शन में होगा। p क्रॉस e डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना है। ठीक है, और दोनों क्रॉस प्रोडक्ट से परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क परपेंडिकुलर p से भी होगा, टॉर्क परपेंडिकुलर e से भी होगा। ठीक है, e यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, p यानी डाइपोल मोमेंट। अब देखते हैं टॉर्क है वो थीटा के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, थीटा के साथ कैसे वेरी करेगा टॉर्क? जब टॉर्क आपका डाइपोल मोमेंट जब आपका 0 से 360 टर्न कर गया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट टॉर्क की वजह से 0 से 360 टर्न कर गया तो उसमें क्या वेरिएशन आती है? अपन को पता है टॉर्क इक्वल टू pe sin थीटा। देखते हैं, इफ q चेंजेस फ्रॉम यानी q यानी थीटा है,
क्यों नहीं, इसको थीटा लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है, थीटा है, चार्ज नहीं है, थीटा है, ठीक है। इफ थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी एक पूरा रोटेशन ले रहा है, ठीक है, देन ग्राफ बिटवीन थीटा वर्सेस ग्राफ बिटवीन टॉर्क वर्सेस थीटा, ठीक है, ये कैसे वेरी करेगा, अब देखते हैं। टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा, जो साइन थीटा ग्राफ होगा वही टॉर्क का ग्राफ होगा, याद हो गया, ठीक है, जो साइन थीटा ग्राफ होगा वही टॉर्क का ग्राफ होगा। तो साइन थीटा का अपन को पता है ओरिजिन से शुरू होता है, ठीक है, दो साइकिल में आती है, पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, जो टॉर्क का जो ग्राफ बनेगा वो साइन थीटा का ही ग्राफ बनेगा, तो ये अपन को ग्राफ समझ आएगा। अब एक बात समझते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसमें आपका नेट कूलम्बिक फोर्स ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, याद है क्या रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको कूलम्बिक फोर्स हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, लेकिन टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो, वो डिपेंड करता है, केसेस अपन पढ़ेंगे, टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो, ठीक है। क्या पढ़ा मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपको कूलम्बिक फोर्स होगा, नेट कूलम्बिक फोर्स हमेशा जीरो होगा, बट टॉर्क में वेरी, क्योंकि मे और मे नॉट भी जीरो, अभी केसेस पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है। डाइपोल विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डाइपोल उस एक्सिस से रोटेट करेगा जो परपेंडिकुलर प्लेन से पास कर रही है, ठीक है। ये जो मैंने उंगली बनाई ये परपेंडिकुलर है, प्लेन क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला प्लेन है, ठीक, इस प्लेन से सेंटर ऑफ द मास के अलोंग ये रोटेट करेगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन का वही मतलब। अब अपन केस स्टडी करता है कि अगर पहला केस ये कहता है कि अगर आपका जो है वो थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो तो टॉर्क भी 0 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि पी साइन थीटा मेन फॉर्मूला है, साइन 0 यानी टॉर्क भी 0, ठीक है, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो अपने क्या, थीटा अगर 0 हो तो टॉर्क भी 0 होगा, इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बह रही है, टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में पड़ा है, बस पड़ा है, कुछ छेड़ा नहीं है, बस पड़ा है, ठीक है। अब इसे पड़ा है, अगर मैं इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं ना, हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो ये एंगुलर एसएचएम करने लग जाएगा, ठीक है। ये बस पड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पड़ा था, ये वैसे ही हो जैसे आप बिस्तर पे पड़े हो और मम्मी सुबह आके आपको पंखा बंद कर जाए, ठीक है। तो आप पड़े थे रात भर से 9-10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे से आप पड़े थे, आपके पड़े रहने के बाद मम्मी ने आपका पंखा डिस्प्लेस कर दिया, यानी पंखा बंद कर दिया, तो आप क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए हल्के से, आपका एंगुलर एसएचएम चालू हो गया कि मम्मी पंखा बंद क्यों कर दिया, पंखा बंद करो, मम्मी झाड़ू लगाते वक्त भी पंखा क्यों बंद कर दिया, मम्मी बाद में कर लेना, अभी मैं सो रहा हूँ, ठीक है, ये सब आप बोलते हो। तो वही है, यहाँ पे भी हल्का सा डिस्प्लेस करते ही एंगुलर एसएचएम चालू हो जाता है, ठीक है। तो अब कैसे शुरू होता है देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि टॉर्क पी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो जब ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा था, इसका थीटा बहुत कम था, तो साइन थीटा जब बहुत छोटा होता है तो अपन इसको थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा जब बहुत छोटा होता है अपन इसको थीटा लिख सकते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई, अपन ने सिर्फ थीटा लेंगे, ठीक है। अब टॉर्क अपन देखते हैं एंगुलर में पढ़ते हैं, जब रोटेशनल में अपन पढ़ते हैं तो टॉर्क को आई अल्फा भी लिखा जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये आप पढ़ के आए होंगे, इज इक्वल टू पीई थीटा, ठीक है, पीई को ब्रैकेट में करा थीटा। अब देखते हैं अपन को अल्फा निकालना है, ठीक है, अल्फा से अपन आगे टाइम पीरियड निकाल लेंगे, कैसे, अभी देखो अल्फा रखा है इधर, आई को नीचे भेज दिया, तो क्या बना पीई डिवाइड बाय आई और थीटा। अब अपन को याद करना है एसएचएम में, चलो 11th क्लास में आओ, रिवर्स स्केल लो, ठीक है। अपन वहां क्या पढ़ता है, लीनियर एसएचएम का जब एक्सप्रेशन निकालना होता है तो वो बनता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बनता है, ठीक है। और जब एंगुलर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो अपन क्या बोलता है, इस जो ये एक्सप्रेशन है इसको अल्फा बना दो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर रहेगा, यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, क्योंकि लीनियर में तो आप डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एंगुलर में आपको थीटा ही कवर करना पड़ेगा, थीटा ही आपकी डिस्टेंस बनाएगा। जैसे थीटा नहीं होता इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, वही है कि थीटा कितना घूमा वो यहाँ पे क्या बताएगा, जैसे एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ थीटा वही चीज बताएगा, ठीक है। तो यहाँ इससे अपन कंपेयर करा तो ओमेगा स्क्वायर अपन का क्या निकल के आया, पीई डिवाइड बाय आई निकल के आया, फिर ओमेगा क्या हो गया, रूट अंडर बाय पीई बाय आई, ठीक है। अब अपन ओमेगा को पता है कि 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी लिखा इज इक्वल टू रूट पीई बाय आई लिख दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं टाइम पीरियड से यहाँ से अपना निकल के आ गया, टाइम पीरियड क्या निकल के आया कि 2 पाई रूट आई बाय पीई, ठीक है, 2 पाई रूट आई बाय पीई जो अपना टाइम पीरियड है निकल जाएगा, यहाँ से आप टाइम पीरियड को भी जान सकते हैं, ठीक है। ये तो अपना इजी सा अपन ने देखा कि केस 1 को स्टडी करा कि जब थीटा 0 तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पड़ा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, बस पड़ा है, फिर इसको छेड़ा, ठीक है, पंखा बंद किया, इसको छेड़ा तो आप हल्के से डिस्प्लेस हुए, तो आपका टाइम पीरियड यानी इस डाइपोल मोमेंट का टाइम पीरियड कितना आएगा जब ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। क्या है अपना टाइम पीरियड निकल के t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर i बाय p। टाइम पीरियड कैसे भी निकालना हो अपन को कंसीडर करना है कि ओमेगा आ जाए अपने पास, कैसे भी करके ओमेगा आ जाए, ठीक है। ओमेगा मैंने निकाल लिया यहाँ से,
कंपेयर करा एंगुलर एसएचएम से अपन ने कंपेयर करा तो यहाँ से ओमेगा अपने पास पी बाय आर निकल के आ गया ओमेगा स्क्वायर। कुल मिला के अगर आपको एंगुलर में आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो ओमेगा को याद रखो, ओमेगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा को याद रखो, वो आपको टाइम पीरियड निकाल के देंगे, तो ये अपना टाइम पीरियड है। दूसरा केस स्टडी करते हैं कि अगर आपका थीटा 180 है, यानी थीटा 180 किस रिस्पेक्ट में है कि अपन डाइपोल मोमेंट के अलोंग नहीं है, डाइपोल मोमेंट अपोजिट है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब अपन ने केस स्टडी फर्स्ट करी थी उसमें जब थीटा बना था अपना, तो उसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये माना था, पॉजिटिव चार्ज ये वाला कॉलम माना, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इस बार कह रहे हैं अपोजिट कर दो, क्या कह रहे हैं, अपोजिट कर दो। अपोजिट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, ये तो हो गया अनस्टेबल, ये एकदम अनस्टेबल हो गया, 180 डिग्री का चेंज आ गया, यानी घुमा के आपने इसको क्या कर दिया, 180 पे ले आया, 180 डिग्री पे ले आए। तो अब पॉजिटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज कहेगा मैं तो उधर जाऊं, नेगेटिव कहेगा मैं इधर जाऊं, तो ये अनस्टेबल हो गया ना, ठीक है। पहले एटलीस्ट रोटेट तो कर रहे थे, अब ये रोटेट नहीं कर रहे, मैं तो क्या डाइपोल तोड़ रहा है, तो डाइपोल थोड़ा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो टॉर्क 0, 180 पे भी साइन 0 होता है, लेकिन इस बार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस की अगर 90 डिग्री पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपकी मान लो मेरी अंगुलियां हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से आ रही है, तो इसके अगर 90 डिग्री पर हो तब क्या होगा। अब अपन को पता है साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 पे टॉर्क क्या होगा, पी, यानी टॉर्क आपका मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, बहुत भयानक टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो इस केस पे अपन आगे भी एक बार मैं आपको स्टडी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे कितना पढ़ना है कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम होगा तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, यानी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा हो गया, तो टॉर्क मैक्सिमम तो अल्फा मैक्सिमम, यही मैंने लिखा है कि टॉर्क मैक्सिमम तो आई अल्फा, यानी अल्फा भी मैक्सिमम, सो एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम आल्सो मैक्सिमम। इस केस पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा आगे, इसी लेक्चर में बताऊंगा, सेकंड स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है, बने रहना है। अभी जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ तक महान लोग हैं, महान, पार्ट 8 तक आने की हिम्मत नहीं रखते लोग, महान लोग हो आप, महान, ठीक है। जो भी महान लोग हैं अपनी अटेंडेंस लगाए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं अगला फोर्थ केस, कि अगर ये वैसे केसेस तो 3 ही आता है, ये मैंने 2 केस एक्स्ट्रा इंक्लूड करे हैं, जेई नीट के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। ये 2 केस क्या कहता है, ठीक है, ये केस कहते हैं कि इफ डाइपोल प्लेस्ड बिटवीन 2 परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मानो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मानो, ये जा रही है इधर, ये जा रही है इधर, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर आपने कोई डाइपोल रखा है, ठीक है, ये मान लो डाइपोल है, ये डाइपोल जो अपन कब से इंडिकेट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसके बीच में अगर आपने यहाँ कहीं यहाँ डाइपोल रखा है इस बीच में, ठीक है, तो ये क्या है, 2 परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वैरी E1, एक इधर वैरी E2, इसके बीच में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इन दोनों के बीच में आपने क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है, एक डाइपोल, सिर्फ एक डाइपोल की बात कर रहा हूँ, तो एक डाइपोल रखा। अब अपन ने इसको क्या माना था, पॉजिटिव चार्ज माना था, इस नेगेटिव को इसको नेगेटिव माना था, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने परपेंडिकुलर प्लेस किया, तो एक के साथ इसने थीटा बनाया, अब दूसरे के साथ ऑब्वियस है कि 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो टोटल एंगल आएगा ना दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 90 आएगा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं कि इसके बीच दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये बाद में कहना भूल गए थे कि सिस्टम भी इक्विलिब्रियम है। अब क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम यानी टॉर्क भी इक्विलिब्रियम, टॉर्क नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या पड़ी थी कि टॉर्क 0 होता है, ठीक है। जब अपन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन ने रखा था 0 डिग्री पे, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पे 0 डिग्री पे था, तब क्या था, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। इसमें भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। मैं हैंग नहीं हुआ, आपका दिमाग हैंग हो गया है, ठीक है, याद रखो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। और अपने जो डाइपोल है वो 2 परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, तो टॉर्क 1 टॉर्क 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, P क्रॉस E, यानी P से लेके E की डायरेक्शन में मोड़ना, P इधर है, E की डायरेक्शन में मोड़ना, E की डायरेक्शन में मोड़ना, E की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी ये तो कहेगा नीचे आओ, ये कहेगा नीचे आओ, ये कहेगा इधर आओ, इधर आओ, यानी इधर आओ, मतलब E1 तो कहेगा तो नीचे रोटेट करो, E2 कहेगा तो ऊपर रोटेट करो, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गए, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यहीं रहेगा, ये भाई जी यहीं रहेंगे, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, P E1 sin थीटा, इसके लिए लगाया आपने पहले, फिर इसके लिए लगाया P E2 sin 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ sin थीटा नहीं है, यहाँ 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो अब क्या बना, P से P कट गया आपका, P से P कट गया, अब क्या बना, E1 sin थीटा इक्वल टू E2 cos थीटा। अब sin 90 माइनस थीटा आपको पता है cos थीटा का, ये बन गया। अब देखते हैं
tan थीटा बन गया आपका E2 बाई E1। यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो E2 बाई E1 करके, मतलब E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दे रखी है तो tan थीटा आप E2 बाई E1 करके निकाल सकते हो। बट ये कंसेप्ट है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है, ये कंसेप्ट मेन है। ये निकाला मैंने, sin थीटा cos थीटा अपॉन में आया तो tan थीटा बन गया और E1 नीचे चला गया तो आपका क्या बन गया E2 बाई E1। और यहाँ टॉर्क नेट 0 है, टॉर्क नेट क्या है 0। अब देखो केस फिफ्थ क्या कहता है, इसमें तो अपन ने दो इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी। केस फिफ्थ में अपन लेते हैं दो डाइपोल मोमेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लेते हैं, दो डाइपोल मोमेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। केस फिफ्थ पढ़ते हैं बिल्कुल उसको। इफ टू परपेंडिकुलर डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिस्टम विद इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो परपेंडिकुलर डाइपोल मोमेंट है, दो परपेंडिकुलर डाइपोल मोमेंट है, उनको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, ठीक है। इसको कैसे वैरी करेगा ये, इसमें भी देखो इक्विलिब्रियम बोला है, यानी टॉर्क नेट ऑलवेज जीरो, टॉर्क नेट ऑलवेज जीरो इस केस के लिए, ठीक है। तो ये अपने है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बह रही है, परपेंडिकुलर रखा है, एक डाइपोल P1 को परपेंडिकुलर रखा, एक डाइपोल P2 को अपन ने परपेंडिकुलर रखा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो E1 के साथ जो P1 है वो थीटा बना रही है तो दूसरा 90 माइनस थीटा बनेगी। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का टोटल एंगल 90 है, एक थीटा बना रही है तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आप पढ़ा है अपने, इजी कांसेप्ट है, बेस है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं टॉर्क नेट 0 है तो टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 हो गया। अब इसको खोलते हैं Pe sin थीटा, ठीक है। तो P1 यहाँ P अलग है, यहाँ दो डाइपोल है इसलिए P1 और P2 अलग है, वहां एक ही डाइपोल था इसलिए दोनों जगह P था। यहाँ क्या है P1 E sin थीटा, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इसलिए रखा है इसको ऊपर में, ठीक है। E1 E2 नहीं करा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही है। E sin थीटा 1, sin थीटा 1 सॉरी थीटा 1 बोल तो नहीं बोल रहे, एक ही बात है। यहाँ sin थीटा और 90 माइनस थीटा करा है इसलिए तब इसको sin थीटा बोलेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू P2 E sin 90 माइनस थीटा। अब अपन को पता है cos थीटा बनेगा E से E कट गया अपना, E से E कट गया, ठीक है। तो ये क्या बना अपना, वही सेम बन गया tan थीटा इज इक्वल टू P2 बाय V1, tan थीटा इज इक्वल टू P2 बाय V1। तो ये सारे मेजर केसेस आपने पढ़े। इस केस के बारे में अपन एक चीज और पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि वर्क को टॉर्क में कैसे डिफाइन करें, ठीक है, टॉर्क में। और वर्क को अपन ने, वर्क को नहीं सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को भी कैसे डिफाइन करें, और जो अपने डाइपोल मोमेंट की वर्क है उसको भी कैसे डिफाइन करें। कुल मिला के कहने का मतलब है वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे। दूसरी स्लाइड अपन इसको शुरू करते हैं, इसमें वर्क डन और पोटेंशियल को जानेंगे, ठीक है। अब भाई जी आप कहोगे कि ओ भाई जी थे मिटाया क्यों कोरी, ओ ई खातर कोरी मिटायो कि थाने पोटेंशियल एनर्जी कनेक्ट करासू, कहीं करासू पोटेंशियल एनर्जी कनेक्ट करासू, ठीक है। पहले आप कहीं पढ़ा, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले अपने पढ़ते हैं वर्क डन के बारे में कि अगर अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन कोई डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करें तो उसमें वर्क डन क्या आता है, ठीक है। ये अपन ने क्या पढ़ा कि थीटा 1 से थीटा 2 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर करें रोटेट तो कैसे होगा। अब इसमें क्या होता है पंगा कि है ना यूनिफॉर्म, पहले अपन है ना जो इसमें फॉर्मूला निकालते हैं ना वो एक्सटर्नल के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही होती है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क की वजह से अपने आप मेंटेन हो जाता है कि भाई किस डायरेक्शन में। अब तुम्हें कोई बाहर से आके छेड़े, ठीक है, तुम्हें कोई बाहर से आके छेड़े तभी जाके तुम्हें वर्क डन होगा। वो मैंने नींद वाले एग्जांपल बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी रात भर से आप पड़े हो, ठीक है, पंखा बंद कर दिया जाए यानी बाहर से आके किसी ने वर्क डन किया है आप पे, चाहे झाड़ू लगाया हो, बेलन डाल दिया हो या फिर पानी गिरा दिया हो, ठीक है। तो ये सब जो भी था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल था, ठीक है। तो एक्सटर्नल की वजह से यहाँ पे अपने जो फॉर्मूला निकालता है, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला आता है कि थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया। मान लो इस थीटा पे पड़ा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बह रही थी, इस थीटा पे पड़ा था, इसको इस थीटा पे लिया है, ठीक है। थीटा 1 था फिर थीटा 2 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, एक्सटर्नल की वजह से आता है वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू Pe ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। पहले कितना था cos थीटा 1 में वैल्यू पुट करो, बाद में कितना हुआ cos थीटा 2 में वैल्यू पुट करो, आपका वर्क डन आ जाएगा बाद में। ये एक्सटर्नल वर्क डन है। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स की यानी कूलॉम फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो आप कुछ मत करना, कुछ मत करना। इसका जो आंसर है उसमें आगे नेगेटिव लगा दो, इसका जो आंसर है उसमें नेगेटिव लगा दो। क्यों, क्योंकि वर्क डन इलेक्ट्रिक होता है ना, वो वर्क डन एक्सटर्नल का नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है एक्सटर्नल की वजह से, अपन को क्या याद रखना, फॉर्मूला बना एक्सटर्नल के लिए, अपन आंसर निकालेंगे एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल में जो आंसर आया है उसमें आगे नेगेटिव लगा दो, वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक की वजह से पूछा है या एक्सटर्नल की वजह से पूछा है, क्योंकि जनरल अपन एक्सटर्नल की वजह से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक बोला तो जो एक्सटर्नल का आया है आंसर उसका आगे नेगेटिव लगाना है, ठीक है। एक्सटर्नल का आंसर आया इसका आगे नेगेटिव लगाना है। टू बी ऑनेस्ट यही है अपना मेन, ठीक है। ये आपका वर्किंग का फॉर्मूला आ गया Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बहुत इजी है। अब अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। भाई जी थे कैसे हो कि O का लिक्विड है, अभी अपना बताता हूं, ठीक है। इस केस में मैंने क्या डिस्कस किया था कि थीटा अगर 90 है
तो टॉर्क आपका पीई हो जाएगा। क्यों? पीई साइन 90, साइन 90 1 होता है, ठीक है, यानी यहाँ टॉर्क मैक्सिमम है। जब आपका टॉर्क मैक्सिमम, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी से क्या लेना देना करते हैं शुरू, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अपन डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहला थीटा अपन 90 मानता है और दूसरा थीटा को अपन थीटा मानता है। क्यों मानते हैं? अभी पहले फॉर्मूला प्रूव कर दो, फिर ये केस आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा। एक बार मान लो, दिमाग में घुसा लो, मान लो, ठीक है। थीटा 1 को 90 माना और थीटा 2 को थीटा माना। अब अपन इस फॉर्मूले को इसी से ही कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूले को इसी से कंपेयर करेंगे। वर्गमूल का फॉर्मूला क्या कहता है? PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2, ठीक है। PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। अब अपन को पहले थीटा को क्या माना? 90 माना, तो अपन ने यहाँ W की जगह यानी वर्कडन की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखी, वर्कडन की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखी, सेम फार्मूला पुट किया। PE cos 90, थीटा 1 को क्या माना? 90 माइनस cos थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 को अपन थीटा माना। अब cos 90 क्या होता है? 0 होता है। cos 90 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 0 होने की वजह से अपने पास क्या फार्मूला लेके आया? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अब इसी फार्मूले से ये चीज प्रूव करेंगे कि इसी फॉर्मूले से ये चीज प्रूव करेंगे। कैसे? पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और थीटा के बीच में क्या ग्राफ बनता है। cos थीटा का ग्राफ है, यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव होने की वजह से नीचे आ गया, ठीक है। जनरली आपका जो ग्राफ बनता है cos थीटा का वो ऐसा बनता है, ठीक है। तो नेगेटिव होने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड नीचे आ गया, इस वजह से ये अपना ग्राफ है जो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का थीटा के साथ, ये वैरी करेगा 0 से 360 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। अब फॉर्मूले से प्रूव करते हैं, ठीक है। नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, वो 0 होती है। जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना, वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में तुम वैल्यू बढ़ाते जाओगे वो और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। लेकिन नेगेटिव में तुम वैल्यू कम करोगे ना, नेगेटिव में वैल्यू कम करोगे तो वो बड़ी होती जाएगी। और सबसे बड़ी वैल्यू नेगेटिव के बाद क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। नेगेटिव वाला क्या बोलेगा कि यार मैं बुरे कर्म तो नहीं करूं, एटलीस्ट किसी के बारे में अच्छा नहीं कर रहा तो बुरा भी नहीं कर सकता, यानी मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ। यही कहते हैं ना लोग कि अगर इसका मैं अच्छा नहीं कर सकता ना तो मैं इसका बुरा भी नहीं करूंगा, अगर मैं इसका बुरा कर रहा हूँ ना तो मैं खराब हूँ। तो मैं क्या हो जाता हूँ? न्यूट्रल हो जाता हूँ कि एटलीस्ट मैं इसका बुरा तो नहीं कर रहा लेकिन अच्छा भी नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा लेकिन बुरा भी नहीं कर रहा। एग्जाम्पल बेतु का है लेकिन दिमाग में जरूर बैठेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल होना चाहिए। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बना, u इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अपन इसका ग्राफ देंगे। अब इसको देखते हैं, अगर आपका थीटा 0 है, अगर आपका थीटा 0 है, cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो cos 0 1 होने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? PE आ जाएगी। क्या आ जाएगी? u इज इक्वल टू माइनस का PE, ठीक है। माइनस में PE आ रही है, यानी माइनस में कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है। क्यों? अब जैसे पॉजिटिव में देखिए टॉर्क इज इक्वल टू PE, यहाँ पॉजिटिव साइन तो मैक्सिमम आ रही थी, ठीक है, मैक्सिमम आ रही थी। अब यहाँ साइन नेगेटिव हो गया, यानी नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी मिनिमम है, यानी मिनिमम है। क्या समझे मेरी बात को? कहने का मतलब क्या है? माइनस में PE समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, यानी मिनिमम वैल्यू है, टॉर्क की मिनिमम वैल्यू है। यानी जब आपका डाइपोल 0 डिग्री पर होगा, यानी फर्स्ट केस जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम था, याद आया केस फर्स्ट पढ़ाया था कि जब आपका टॉर्क एकदम 0 था, 0 एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही पड़ा था, जिसमें अपन स्लाइटली डिस्प्लेस वाला केस पढ़ा था, यानी अलोंग पड़ा है, यानी 0 डिग्री पर है। उस केस में आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझे इस बात को? अब दूसरा केस देखते हैं थीटा 90। अब अपन मैंने थीटा 90 क्या, cos 90 क्या होता है? 0 होता है, यानी cos 90 क्या होता है? 0 होता है। और u फिर 0 हो गया तो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, किसी का बुरा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाओ, उसका बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। इसमें फिर 0 आ गया, u 0 आ गया, यानी मैक्सिमम हो गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, नेगेटिव में नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। आपने नंबर स्केल पढ़ रखा है कि इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, तो जितना नेगेटिव में बड़ा नंबर होगा उतनी कम वैल्यू होगी, जितना नेगेटिव में छोटा नंबर होगा 0 के करीब होगा उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। तो यहाँ 0 ही आ गया अपना, u का आगे 0 ही आ गया, तो u अपना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब इस केस को इससे रिलेट करो कि अगर थीटा 90 था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही थी। अब समझ आया ये केस मैंने क्यों लिया, ये फॉर्मूला कैसे बना? क्योंकि थीटा जब 90 होगा ना, टॉर्क मैक्सिमम है, उसी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी भी तकड़ी है, पोटेंशियल एनर्जी कमाल की होगी, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसको रोटेट कराना चाहिए कि तू भाई रोटेट कर, टॉर्क भी इतना कमाल का मैक्सिमम हो गया, ठीक है। ये दोनों केस अब आपको समझ आया होंगे कि ये मैंने यहाँ 90 क्यों पुट किया था। यहाँ 90 पुट करने के बाद ये फॉर्मूला है। अपन को इन शॉर्ट बताऊं तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखें। इसको कंपेयर से याद कर सकते हैं कि जब अपना कुल मिला के दिमाग में बिठाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में थी और जब परपेंडिकुलर था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी,
पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। उसी से अपना फॉर्मूला निकल के आया माइनस पीई कॉस थीटा। अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा हो कि ये नहीं भी समझाया, मैंने अच्छे से समझाया, एक बार वीडियो को पीछे करो और वापस सुनो, मतलब गौर से सुनो, ठीक है, कि भाई जी थे कहीं समझाया वो, ठीक है। ऐसा खुद को बोलो कि मैंने क्या समझाया, मैंने क्या पढ़ाया है। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास निकल गया है माइनस पीई कॉस थीटा, यानी जब आपका डाइपोल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसलिए अपन ने यहाँ थीटा को पुट करा 90, क्यों, क्योंकि पहले वो 90 पर था, उसके बाद रोटेट होकर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कुछ थीटा 2 पर आया। उस थीटा 2 को अपन ने थीटा मान लिया था, कि मतलब यहाँ अपन डिफाइन नहीं करेंगे 70 डिग्री पे आया, 80 डिग्री पे आया, 90 पे आया, या कहाँ पे गया है वो थीटा। इसको अपन ने थीटा इसलिए मान लिया कि कोई भी वैल्यू पे आ सकता है, 53 पे आ सकता है, 37 पे आ सकता है, 14 पे आ सकता है, 2 डिग्री पे आ सकता है। इसलिए यहाँ पर थीटा 2 को थीटा ही माना है, क्योंकि थीटा वेरिएबल हो सकता है। इसलिए फॉर्मूला निकल गया है बस माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। ये केस इसी वजह से आया था कि परपेंडिकुलर होगा ना अगर आपके डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी वर्क डन के फॉर्मूले से फिर कंपेयर करा, थीटा 1 को 90 रखा, थीटा 2 को थीटा रखा, तब अपने पास जाके निकल गया माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। 0 डिग्री यानी अलोंग द डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कितनी, U इक्वल टू माइनस पीई, माइनस में कुछ पीई आ रही है यानी मिनिमम है, और 0 आ गई, 0 के करीब आ गई यानी मैक्सिमम होगी, यानी 0 ही आ गई तो मैक्सिमम होगी। अब आपको एक थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा हो, ठीक है। तो ये लेक्चर अपन ने कंप्लीट किया, वर्क डन देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देखी, 5 केसेस पढ़ लिए, ठीक है। और अपन ने मेन जो है टॉर्क के बारे में देख लिया कि टॉर्क कैसे वेरी करता है 0 डिग्री से 360 डिग्री, उसका साइन थीटा का ग्राफ देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देख लिया, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ भी बता दिया, कॉस थीटा का ग्राफ भी बता दिया, सब चीजें A to Z अपन ने कवर करी है। इससे कमाल का लेक्चर आपको मिलेगा नहीं, मतलब इतनी शॉर्ट डिटेल्स में 20-1 मिनट में आपको एक प्रॉपर डाइपोल से रिलेटेड, टॉर्क से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन से रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको कवर करा दिया, ठीक है। बेसिक अपन ने कवर कर लिया, 100 तक अपन पहुंचे। आने वाले लेक्चर्स में अपन और आगे कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया ये इतना सब कुछ। कोई भी डाउट हो, क्वायरी हो, साउंड इशू हो, लाइटिंग इशू हो, राइटिंग इशू हो, जो भी आपका इशू हो, मेंटल इशू हो, डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए पहले हॉस्पिटल जाए फिर कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ तक बने हो तो प्रेजेंट लिख दो, लाइक शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।